मैं क्लास थर्ड में फेल हुआ। समाज सेवा में पहला कदम है और आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। लगा कि हाँ अब हम यूपीएससी भी करेंगे, तो मजाक मजाक में यूपीएससी की शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आरएसएस वालों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और कुछ नेता जो हैं वो आतंकवादी संगठन कहते हैं। ये तो प्रश्न ही आपने पूछा। राजनीति हमेशा दोनों तरह की रहती है, सकारात्मक राजनीति पीएम योगी को आप कैसे देखते हो, क्या राज्य संभाल पा रहे हैं? रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल परिदृश्य बदल रहा है। युवा नेता बढ़ चढ़कर इस हिस्सा ले रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा नेता की जो जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होने वाले ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप युवा नेता हैं, उससे पहले आप युवा हैं, तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस स्कूल से रहा, कहाँ से रहा और उसके बाद क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखिए, शुरुआत सबसे पहले मेरी जो हुई स्कूलिंग की वो सरस्वती शिशु मंदिर से रही, जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। और शिशु मंदिर में जब मैं पढ़ा तो सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैं बता देता हूँ कि मैं क्लास थर्ड में फेल हुआ। और क्लास थर्ड में जब फेल हुआ तो जब मैं फोर्थ में आया, पिताजी ने जब मुझे थोड़ा सा आगे प्रमोट कराया तो फिर मेरा बड़ा मोरल डाउन हुआ कि यार जब मैं क्लास थर्ड में फेल हो जाऊंगा तो आगे मैं क्या करूंगा। और फिर घर वालों को भी विश्वास नहीं था कि ये कुछ नहीं करेगा। तो जब फेल हुए, बट उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे पढ़ा और पढ़े तो फिर ये लगा कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों से मिले समाज में और स्कूल में हम लोग पढ़े तो फिर लगा कि हाँ यार कुछ करना है जीवन में। जब सफल लोगों को देखते थे तो लगता था हम भी इस कुर्सी पर बैठेंगे, हमारे पीछे भी ऐसे हो ऐसा हो। तो बट फिर जब टेंथ किया मैंने तो टेंथ में भी मार्क्स बड़े कम रहे। मार्क्स कम रहे तो फिर लगा कि यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट फिर मोटिवेट हुए, टीचर्स ने मोटिवेट किया, माता पिता ने किया। तो फिर आगे जब ट्वेल्थ किया तो ट्वेल्थ करने के बाद फिर लगा कि हाँ अब हम यूपीएससी भी करेंगे। तो मजाक मजाक में यूपीएससी की शुरुआत हुई। फिर मैं दोस्तों के साथ 4 ग्रुप बना हमारा कि यार मैं भी करूँगा, मैं भी यूपीएससी करूँगा। हम लोग सब गए, दिल्ली गए, मुखर्जी नगर में हम लोगों ने स्टडी करी। नॉर्थ कैंपस दिल्ली में हम लोग रहते थे यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ रह कर के जब मुखर्जी नगर में तैयारी की तो 2-3 साल हम लोग वहाँ लिए। तो बट चूँकि एज जो क्राइटेरिया है यूपीएससी का वो 21 है, तो उससे पहले हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। तो हम लोगों ने फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया, तैयारी करी। बट सडनली ऐसा था कि मेरा ब्रदर भी जो है वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो उनका सिलेक्शन होता है वो एसएससी सीजीएल के द्वारा। तो फिर वो अपनी जॉब पर गए, गृह मंत्रालय में है वो इस समय। तो बट फिर घर में ये लगा कि अब कोई घर में तो हो जो घर का थोड़ा ध्यान रखे, देख ले, बाहर के कुछ काम कर ले, क्योंकि पिताजी जॉब में थे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आ जाओ तो देखते हैं यहीं कुछ करेंगे, देखेंगे। तो फिर मैं 2012 में लौटा और 2012 में लौटने के बाद सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने अपने स्कूल की। तो सीवी इंटरनेशनल स्कूल है हमारा खंदौली में, तो वहाँ से शुरुआत करी। और एज अ बिजनेसमैन मैंने अपनी शुरुआत करी समाज में। और जब शुरुआत हुई तो 2020-2021 तक हम लोगों ने स्कूल रन किया। और इस दौरान मैंने लॉ की भी पढ़ाई करी आगरा कॉलेज से। तो इस बीच में ये लगा कि चलिए चलते चलते पीछे जेई देख लेंगे। तो हमेशा मेरी जो पढ़ाई रही वो देख लेने वाली रही। तो शायद मैं ये सोच सकता हूँ कि देख लेने के चक्कर में पढ़ाई वाले फील्ड में मैं जा नहीं पाया। तो फिर जब बिजनेसमैन हो गए तो फिर आगे बिजनेस के रूप में काम किया। आपकी राजनीति में शुरुआत रही, पर ऐसा क्या मतलब वो आ पड़ा कि आपको राजनीति में ही घुसना पड़ा? जबरन तो किसी ने नहीं घुसाया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारा गांव है, मेरा गांव पैसे ही है और मैं पैसे ही का, मेरा जो पैतृक गांव है वो पैसे ही है। तो हम लोग हर साल गांव में जाते थे। तो 2000 चुनाव, जो पंचायत चुनाव चल रहा था 2021 में, तो उस दौरान जब मैं गांव में गया अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, तो वो ले जाते थे। वैसे हमारा गांव में जाने का कभी इंटरेस्ट नहीं होता था, पर गांव में उस दिन गए तो बड़ा चुनाव का माहौल था वहाँ पे। कोई कह रहा है कि ये प्रधान बनेगा, कोई ये कह रहा है। मुझे तो ये पंचायत के बारे में, मुझे व्यवस्थाएं मुझे नहीं पता थी। तो फिर जब हम लोग गाँव में बात किए सबसे, कुछ गाँव में माता मिली, उन्होंने कहा कि बेटा तू कुछ करेगा नहीं करेगा गाँव के लिए। फिर लगा कि हाँ यार गाँव के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो फिर और 2-3 बड़ी बूढ़ी अम्मा मिली, उन्होंने कहा कि बेटा मेरा घर बनवा दे, कि मेरे यहाँ पेंशन नहीं है, पेंशन बनवा दो। किसी ने कहा कि राशन नहीं है, किसी को खाने की दिक्कत थी, राशन की थी।
शिक्षा व्यवस्था भी थी। आपको तो आईएएस बनना था ना, मतलब अंदर से एक होता है हमारा कि डेस्परेशन होती है कि नहीं, हमने जब डिसाइड किया है तो आईएएस तो बनना ही है, बट सिचुएशन ऐसी आ जाती है। लेकिन बीच में आपको कभी आया माइंड में कि नहीं मैं रिस्टार्ट कर दूं या कुछ कर दूं, दोबारा से स्टार्ट कर लूं पढ़ने का? हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी किए थे तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो जब समाज में काम किया तो मेरे साथ तो टू बी फ्रैंक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बैक टू फिर दोबारा यूपीएससी पहुंचूं। अच्छा। बट ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए काम करें तो वो उस रूप में ना मिल के दूसरे रूप में मिल जाएगा। तो मुझे जाना था प्रशासन में और मुझे ईश्वर ने भेज दिया शासन में। तो अब शासन के माध्यम से काम करेंगे, सरकार में काम करेंगे। तो जब हम लोग पहुँचे गाँव में तो पंचायत के चुनाव का एक माहौल था गांव के अंदर। बड़े बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करो कि गांव का कुछ उद्धार हो। कुछ अभी तक गांव में कुछ हुआ नहीं है। गांव की स्थिति बहुत दयनीय थी, मैं आपको बताऊं। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि क्या इतना मैं कर पाऊंगा या नहीं, कि जितनी एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं। परंतु वो कहते हैं कि जब आपने ठान लिया करने के लिए तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको पूरा करने के लिए। तो उस पर काम किया। आपका समाज सेवा में पहला कदम है और आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हो, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आरएसएस वालों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और कुछ नेता तो ये बोलते हैं कि आतंकवादी संगठन है ये, अगर ये सत्ता में आए तो इनको बैन कर देंगे। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बैन करने की बात तो ये रही है कि उनकी जो दादी थी वो कर चुकी थी एक बार तो, परंतु उसको भी फिर रोक नहीं पाई। और मैं कहता हूँ कि खुशबू कभी रोक नहीं सकता कोई, मुट्ठी में नहीं रख सकता, खुशबू तो फैलेगी। तो वही काम उन्होंने किया। और उनकी जो सोच है राहुल जी की, वो निश्चित तौर पे ऐसी सोच है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। वो बोल जाते हैं, बाद में उन्हें लगता होगा कि क्या कह गए। और जो संघ को समझ जाएगा वो वास्तव में संघ का हो जाएगा। संघ कभी भी द्वेष भावना या वैमनस्यता कभी नहीं फैलाता। संघ का केवल एक ही उद्देश्य है कि समाज में वैमनस्यता ना फैले, सर्व समाज एक साथ रहे, कोई जात पात के बंधन ना हो। और उन बंधनों को तोड़ करके संघ काम करता है। और संघ की विचारधारा को मैं अगर एक बात में कहूँ कि देश को और राष्ट्र को समर्पित ऐसा संगठन है जो राजनीति छोड़ करके समाज में निश्चित तौर पर अच्छे से काम कर रहा है। ये नेता जो बोल रहे हैं आतंकवादी संगठन, इस पर आपको क्या कहना है? मतलब लाइक क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ये नहीं, उनका तो काम है, वो आतंकवादी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने से तो कुछ नहीं होगा। सीएम योगी को आप कैसे देखते हो? लाइक वो संभाल पा रहे हैं राज्य को ढंग से कि नहीं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा, योगी जी को, कि जिस प्रकार से हम लोग पहले भी, मेरा जन्म जब हुआ तो इसी प्रदेश में हुआ, तो मैंने अब जो उनके समय से मुख्यमंत्री पद उन्होंने जब संभाला उसके बाद से लेकर के आज के समय में अगर मैं बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार है हमारे प्रदेश का। आप देखिए, कोई घटना नहीं हो रही है। पहले क्या होता था, रात को शाम को 6 बजे के बाद कोई, आप देखते थे कोई महिला अगर बाहर नहीं निकलती थी, और आज 11 बजे आप निकल जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है आपको छेड़ने की। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो जिन्होंने आज प्रदेश में एक कानून का राज स्थापित किया, ये उन्हीं की देन है। तो लेकिन वहीं कुंभ चल रहा है अभी। कुंभ में ट्रेन में डंडों से सवारियों को मारने पीटने की, शीशे तोड़ने की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। वहीं विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि जब घर में जगह नहीं, जितनी जगह हो उतना न्योता देना चाहिए। 144 साल बाद करते करते इतनी भीड़ बुला ली, अब संभाल नहीं पा रहे हैं योगी जी, क्यों? देखिए, संभालने की तो बात ये रही है कि जब इतना बड़ा कोई एक आयोजन होता है तो ऐसी कोई घटना यदि हुई है दुखद भी, तो उस पर पूरा सरकार एक्शन भी ले रही है, उसमें जांच सेटअप भी की गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो स्वयं कुंभ में रहा हूँ 5 दिन। मैंने 5 दिन वहाँ रह कर के ये महसूस किया कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना ये काबिल तारीफ़ है। पहले भी आयोजन होते थे कुंभ के, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुए, परंतु आज जो आप देखेंगे वो 144 साल बाद जो हुआ, ये महाकुंभ जो लग रहा है, इसमें सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। अब जिन लोगों को कमी निकालने का काम है वो तो कमी ही निकालेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेला क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी से संभाल रहे हैं वो लोग। हम लोग तो वहाँ रुके भी थे, तो ऐसी कोई बात है नहीं। और जो एक दुखद घटना हुई थी वो थोड़ा सा एक मिसमैनेजमेंट ऐसा कुछ हो गया होगा वहाँ पर, परंतु उसको भी संभाला। अगर यकीन मानिए प्रशासन सक्रिय नहीं होता तो आज स्थिति वहाँ और ज़्यादा विकराल हो जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर और दूसरी बात, उस घटना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच सेटअप कराते हुए स्वयं मॉनिटरिंग करना, सुबह 4 बजे जग करके टीवी देख करके अपने पूरे कुंभ का दौरा करना, ये एक प्रदेश के मुखिया की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो कितना संवेदनशील है। आप अभी तक कुंभ गए हो कि नहीं?
मैं 5 दिन रहा हूँ। तो वहाँ की व्यवस्था फिर आपने तो देखी होगी खुद। बहुत बढ़िया, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, रहने की, खाने की, तमाम भंडारे वहाँ पर चल रहे हैं। पानी के लिए एक एक मैं समझता हूँ 100-100 मीटर पर उन्होंने पानी के टैप्स लगा रखे हैं। और जो लाइटिंग व्यवस्था है वहाँ की बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं भी इतनी अच्छी हैं, आप कहीं भी पर किलोमीटर पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रखी हैं। वहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पर वो अवेल कर सकता है उन सुविधाओं को। आप गए हो, अभी भी भीड़ है वहाँ पर कि नहीं? अब तो मतलब क्लोजिंग पे आ गया है ना महाकुंभ। नहीं, हर व्यक्ति ये सोचता है ना कि मैं एंड में जाऊंगा, भीड़ कम होगी। तो जब सभी ऐसे सोचेंगे तो भीड़ तो बढ़ जाएगी वहाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ भी है, व्यवस्थाएं भी सब अच्छी हैं और आगे अच्छा स्मूथली चल रहा है मेला। तो अभी अखिलेश जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं और पैसे जनता के खा रहे हैं। देखिए, अधिकारियों के ऊपर इतनी लगाम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाई गई है। पहले की सरकारों में क्या होता था ये आप भी जानते हैं। और आज भ्रष्टाचार के लिए ये कहना चाहूँगा मैं, तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है। इवन हम लोग ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं। हमने अभी लास्ट 2 साल पहले अपने ब्लॉक के ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सस्पेंड कराया, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो ऐसी तमाम जितनी भी चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं और सरकार तो ले ही रही है एक्शन। हाँ, ऐसे आपके तमाम वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं कि बंद स्कूल है वहाँ आप खड़े दिखते हो, कभी अधिकारी के ऑफिस के सामने खड़े दिखते हो। तो मतलब जीने दोगे कि नहीं? नहीं, जीने देंगे, बिल्कुल जीने देंगे। परंतु है क्या दिक्कत कि देखिए, मैं ना शिक्षा व्यवस्था पे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि खुद जब मैंने तैयारी करी है तो मैंने शिक्षा के महत्व को समझा है। ये जो बच्चे जिन्हें पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, ये गरीब तबके के बच्चे हैं, है ना। हमारा तो कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसके अंदर, ना किसी अधिकारी का बच्चा हाँ, पढ़ सही रहा बात है। जो पढ़ रहा है। अधिकारी का तो इंडिया में ही नहीं पढ़ रहा। हाँ, वो एक अलग विषय है, सबको स्वतंत्र है पढ़ाने के लिए। परंतु जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनकी आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। वहाँ जाइए, आप एक बार जाइए, वहाँ पर देखिए उन बच्चों की क्या स्थिति है क्या कि जो सरकारी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं होते तो शायद टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते या सी टेट नहीं दे पाते। वो क्वालिफाइड है, पर होता क्या है कि वो पढ़ाई में वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं जो उनको लेनी चाहिए। वो होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वहाँ जैसे ही अच्छे टीचर्स और नियुक्त होते हैं तो कुछ ऐसे टीचर्स उन्हें मिल जाते हैं जो लगता है कि ये नहीं कर रहे तो हम क्यों कर रहे हैं। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा वो है। दूसरा, टीचर्स में मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये कहूँगा, सभी टीचर्स से अपील भी करता हूँ कि आप लोग बच्चों का भविष्य बनाइए, क्योंकि अगर ये बच्चे इनका भविष्य नहीं बना तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये मनरेगा के लेबर कार्ड ही ब्लॉक से खुलेंगे और मनरेगा की लेबर ही बनेगी। परंतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है देश के प्रति, देश को विकसित बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसके लिए बच्चों की शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग है। तो मैं टीचर से ही गुजारिश करूँगा कि आपके सामने कोई भी बच्चा है, गरीब तो है ही है वो, ये तो आप समझ ही लीजिए, पेरेंट्स की भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी, तो आपके ऊपर दारोमदार है इस देश के भविष्य का। तो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों का काम करना, तो करें वो लोग। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है रूरल एरिया में, क्या सरकार उसको डेवलप या अच्छे से कर पा रही है या नहीं, ये आगे हो पाएगा ये? क्योंकि सरकार तो हर बार बोलती है, लेकिन गांव में हम देखते हैं, जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वही है जो 20 साल 30 साल पहले थी, कुछ चेंज आया नहीं है। बस हाँ, चेंजिंग के नाम पे पहले दलिया मिलता था, अभी थाली में 3 तरह की सब्जियां और रोटी मिल रही हैं, बस बच्चे इसमें खुश हैं। एक्चुअली है क्या स्थिति कि अभी ना हमारे ब्लॉक पर सरकार ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों, पहले आप देखते थे ना जर्जर स्थिति में भी थे, कुछ बिल्डिंग का गेट टूटा हुआ है तो किसी छत टूटी हुई है, पानी लीकेज हो रहा है। सरकार ने ये कहा कि ब्लॉक स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं उनके कायाकल्प कराया जाए। कायाकल्प के माध्यम से 18 बिंदु ऐसे तय किए गए जिनके माध्यम से उनको अच्छा बनाने का काम करें। अच्छा तो बना दिया, बिल्डिंग भी अच्छी बन गई, फर्श अच्छा हो गया, परंतु फिर मैं कहता हूँ कि जब तक जिस काम के लिए विद्यालय खुले हैं, यदि वो काम अच्छा नहीं होगा तो आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन विद्यालय खुल गए, बच्चे, उनका एनरोलमेंट हो गया, लेकिन 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है टीचर्स की। इस पे मतलब ये तो बहुत ज्यादा वो है ना, सीटेट आ जाता है हर 6 महीने में। जी, देखिए वैकेंसी बहुत सारे बच्चे सीटेट करके 10-10 बार सीटेट क्लियर करके बैठे हैं। मैं तो ये कहूँगा भाई कि पहले जो टीचर्स हैं, पहले इनका ही स्तर अच्छा हो जाए। जो शैक्षणिक व्यवस्था है, सरकार जो मंशा से चाह रही है, वो अगर व्यवस्था अच्छी हो जाएगी
तो फिर नई भर्ती जब आएगी तो मैंने पहले भी कहा कि वो होता क्या है, अच्छे टीचर को जैसे ही भेजते हैं तो वहाँ ऑलरेडी जो होता है खराब, वो environment उससे खराब हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ नई भर्ती तब करो जब पहले ही अच्छे हो जाए विद्यालय सभी। और मैं ऑन रिकॉर्ड वैसे नहीं कहना चाहता, परंतु मैं कह देता हूँ, यदि ये जो स्कूल हैं अगर इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि स्थिति सुधर जाएगी। सही हो और जाएगी, मैं ये exactly, कहता हूँ हाँ। कि जो अच्छा है वो रहना चाहिए, जो नहीं अच्छा है उसको हट जाना चाहिए। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, अरे 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेंगे, परंतु अगर बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं हुई तो उसका पूरा भविष्य स्पॉइल है। लेकिन इन सब एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है वो एक टीचर ही है, क्योंकि उनकी सैलरी 70-60 ऐसे आती है, पढ़ाते तो है नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो वो कंफर्टेबल हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को उनकी सैलरी उनके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, ताकि वो फिर पढ़ाने में बच्चों को रुचि दिखाएं और अपना वो करें उसके अकॉर्डिंग? सरकार की मंशा ये है कि व्यक्ति ये कहता है कि सैलरी कम है, हम क्या काम करें, हम कितना अपना एफर्ट्स दे सकते हैं। सैलरी ज़्यादा होकर भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सैलरी अगर बढ़ाने का उद्देश्य सरकार का यही रहता है कि जो मानक बनाए गए हैं, जो ग्रेड्स बनाए गए हैं, उसी ग्रेड्स के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमारे अंदर से ये फील नहीं होगा, हम लोग अंदर से इस चीज़ को ना सोचें टीचर्स कि हमें अच्छा देना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तो तब तक नहीं हो सकता। अब आप चाहें उनकी 50,000 से 25,000 कर दीजिए और चाहे 50 से आप उसको 70 कर दीजिए। यदि जब तक इंसान के मन में नहीं होगा, टीचर्स अगर अंदर से नहीं, वो उनके भाव ऐसे होंगे, तब तक वो व्यवस्था नहीं सुधर सकती। पैसे से कोई व्यवस्था नहीं सुधरती, पैसे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर सकते हैं, परंतु भावनाओं को नहीं बदल लेकिन कई कई स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को नहीं मिल रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल तो सभी है। जैसे अभी 2-3 ग्राम पंचायत ऐसी थी हमारे पास, पहले हम लोगों ने टीचर्स के साथ मीटिंग करी थी खंड कार्यालय पर, तो वहाँ पर जिन जिन स्कूलों ने ये बताया कि हमारे बाउंड्री वॉल नहीं बने हुए हैं, जिससे पशु हैं या बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो बाउंड्री वॉल का भी काम हम लोगों ने जैसे नेहरा में करवाया है शुरू, नेहरा गाँव में अभी हो रहा है वहाँ के बाउंड्री वॉल पे भी काम। तो कायाकल्प के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से जो भी विकास कार्य स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। अच्छा, पंचायत में भी ये होता है कि धन कितना है हमारे पास अवेलेबल, पंचायत में जो ग्राम पंचायत होती है, तो उस वित्त के आधार पे भी ये देखा जा रहा है कि कौन सी चीज़ प्राथमिकता में होनी चाहिए, तो काम किया जा रहा है। इस सरकार में ऐसा कब देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है रूरल से अर्बन में भाग रहा है पढ़ने के लिए, क्या उसको अच्छी शिक्षा उसके प्लेस में नहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। मैं तो ये कहूँगा ये कि बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल है, हमेशा ये रहता है एजुकेशन को लेके। हमारे ब्लॉक में लगभग 145 विद्यालय चलते हैं सरकारी, और 145 में से लगभग मुझे ऐसा लगता है मैंने 70 से 80 विद्यालयों का निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करने के बाद जो जो कमियां मुझे मिली, जैसे मिड डे मील में एक बार मुझे उस्मानपुर में मिली थी, उस पर भी मैंने एक्शन लिया था। मेरे ही गाँव में मैंने जब निरीक्षण किया विद्यालय का पैसे ही में, तो मैंने कहा कि शुरुआत पहले अपने घर से ही करनी चाहिए, दूसरों को शिक्षा तो हम बाद में देंगे, पहले अपनी विद्यालय देख लिया जाए। तो जब हम लोगों ने अपने स्कूल का निरीक्षण जब किया तो कुछ चीज़ें कमियां मिली मुझे, तो उन कमियों पर हम लोगों ने एक्शन लिया और ऐसे इंचार्ज के खिलाफ हमने कार्रवाई भी कराई लखनऊ स्तर से। तो आज देखिए जाकर के उस गाँव में पैसे ही में हमारे में आज विद्यालय का कायाकल्प हो गया, पूरा शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार है। इवन आप सोचिए, जो बच्चे हम लोग जो एजुकेशनल टूर पर जाते हैं, शैक्षणिक भ्रमण पे, वो सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे अब शैक्षणिक भ्रमण पर जाते हैं, जबकि उनके लिए एक सपना हुआ करता था। और यदि ऐसे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, समाज में जाएंगे, तो चीज़ें और अच्छी उनको मिलेंगी। वो कहते हैं कि बच्चा जब दूसरे स्कूल के बच्चों को देखता है, अच्छे स्कूल को, तो अपने आकलन स्वयं कर लेता है कि मैं किस स्तर पे हूँ, तो सुधार होगा निश्चित तौर पे। तो बेसिकली आपकी जो आईएएस बनने की जो मंशा थी, वो आप बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में सुधारने में लगे हुए हैं, और आप सुधारोगे? बिल्कुल सुधारेंगे। आप सोचिए कि एजुकेशन सुधारने में सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि यदि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो अच्छी नौकरी पा लेंगे, अच्छी नौकरी पा लेंगे तो अपना घर बना लेंगे, एक तो बेरोजगारी नहीं होगी। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आईआईटी या फिर किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन भी हो जाएगा, वहाँ से अच्छे पैकेज मिल जाएंगे उनको। पैकेज मिल जाएंगे तो बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और परिवार भी समृद्ध हो जाएगा। और जो कहते हैं ना कि सड़क नहीं बनी, कि नाली नहीं बनी, कि ये नहीं बना, वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो स्वयं बना लेंगे उस चीज़ को। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अंग है वो शिक्षा ही है। आप जिस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हो, आप उस क्षेत्र के विकास को किस नज़रिए से देखते हो?
देखिए जब मैं प्रमुख बना तो प्रमुख बनने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे लिए कि जब मैं चुनाव दौरान गांव-गांव में गया तो मैंने ये चीज़ देखा कि कोई कहता था कि हमारी तरफ काम नहीं होता, कोई किसी गांव में गए तो वो कहते हैं कि साहब उधर ही हो जाता है सारा, इधर नहीं होता विकास जो भी है। हम लोगों ने योजना बनाई, चारों दिशाओं के हिसाब से बनाई, सारे गांव चिन्हित किए, पहले ग्राम पंचायत स्तर पे किया, फिर राजस्व ग्रामों को चिन्हित किया, फिर मजरा ग्रामों को चिन्हित किया। आने वाले समय में कोई भी ऐसा गांव क्षेत्र पंचायत का तो नहीं रहेगा जिसमें हम लोग काम ना करें। तो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप शासन की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अंत्येष्टि स्थल बने, बारात घर बने, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की शिकायतें रहती हैं कि जीतने के बाद नेता गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों है मतलब? मेरे केस में तो मैं अगर जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल जनता ही दे सकती है कि मैं गया हूँ कि नहीं गया। बट जो नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नेता नहीं, आप एक सेवक के रूप में यदि काम करेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जनता सब समझती है और जनता ही बनाती है और जनता ही हटाती है। वहीं जनता का आरोप है कि शर्मा जी विकास कम और अपने हर गांव में बैनर लगवा रखे हैं, फोटो लगवा रखे हैं उन्होंने। देखिए बैनर की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी ये जो शिला पट्टिकाएं हैं विकास कार्यों से संबंधित, वो सभी ग्राम पंचायतों में हर जगह पे जहाँ जहाँ विकास किया गया है वहाँ पर लगे हैं। रही बात बैनर्स की, तो केवल एक बैनर मेरा ब्लॉक पर लगा हुआ है, बाकी जो हमारे समर्थक हैं जो हमें चाहते हैं तो उन्होंने लगाए होंगे। पर इसमें गलत क्या है लगा दिया तो? कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं है, अच्छी बात है, शुभकामनाओं के लिए लगाया जा सकता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग प्रचार प्रसार किसी चीज़, जैसे सरकारी योजनाएं हैं, अब ये तो ये हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी अपनी फोटो लगा करके बैनर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो विपक्षी हैं उनको हर चीज़ में कमी ही दिखाई देगी। जितने लोग उतनी बातें होंगी वो तो है। हाँ, तो सांसद जी ने आपके क्षेत्र में गौशाला बनवाई, जी, उसको लेकर आपने या आपके प्रतिनिधि ने जाकर व्यवस्था देखी, क्या है क्या नहीं है, कितनी गाय है, कितनी गाय बाहर रोड पर घूम रही हैं, या कुछ देखा आपने ऐसा? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर मेरे ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत धौरऊ पड़ती है, वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हुआ है। ऐसे ही एक मदनपुर हमारे यहाँ गांव पड़ता है, उसमें भी गौशाला का निर्माण हुआ है। तो अभी हर ग्राम पंचायत स्तर पर क्लस्टर्स बनाए हुए हैं इसके लिए। जैसे गौशालाओं में जो भूसा चारा जो होता है उसके लिए सरकार पैसा देती है प्रति पशु के हिसाब से। अभी 50 रुपये है शायद, तो उसके हिसाब से पर पशु का प्रतिदिन के हिसाब से वो पैसा वहाँ पर मिलता है संचालन के लिए। तो अभी क्या है कि उन गौशालाओं की क्षमताएं एक सीमित हैं, जैसे किसी की 500 है तो किसी की 600 है। तो उसके भी बिहार पे हम लोगों ने क्या किया है, हमने हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण करने का काम किया है, जिसमें आपको मैं अपने ग्राम पंचायत बता दूं, हसनपुर है, उस्मानपुर है, आमलखेड़ा है, पोइया है, सौरई है, ऐसे ये ग्राम पंचायत हैं जहाँ पर हमने अस्थायी गौशालाओं का निर्माण कराया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सरकार की मंशा है कि गांव की समस्या गांव स्तर पर ही उसका समाधान होना चाहिए। तो जो सौरई के आसपास के गांव हैं, जैसे सौरई के आसपास के हैं, हाजीपुर खेड़ा है, पैत खेड़ा है, ये जो गांव बने हुए हैं, इनके सारे जो भी पशु हैं वो उस गौशाला के अंदर स्थापित हो सकते हैं। ऐसे ही मदनपुर में है तो मदनपुर में मलूपुर के हो सकते हैं, खंदौली के हो सकते हैं, तो इधर से भी किया जा सकता है। तो हम लोग क्लस्टर में बांट करके पैसा सरकार दे रही है और गौशालाओं का निर्माण करना मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा स्टेप है। 2021 में आपने राजनीति में कदम रखा, जी, उससे पहले उस क्षेत्र के विकास की जो दृष्टि थी वो बहुत पिछड़ी थी, विकास नहीं होता था। नेता आते थे, बीटीसी खरीद कर जीत जाते थे और पैसे रख लेते थे, लेकिन विकास नहीं होता था। लेकिन आप उस क्षेत्र के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? आपने क्या बेड़ा उठा रखा है? देखिए जब मैं प्रमुख बना तो प्रमुख बनने के साथ मुझे ये नहीं पता था कि प्रमुख का चुनाव इस प्रकार से भी होता है। और जब जाहिर सी बात है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव कहीं ना कहीं इस पद्धति के अनुसार भी चलता है। और मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक हमारे माननीय सांसद जी थे पार्लियामेंट में, उन्होंने प्रश्न उठाया भी था कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से हो। इसका पक्षधर तो मैं भी हूँ और होना भी चाहिए, परंतु ये जो पैसे का लेन देन होता है इस चुनावों में, ये बंद होना चाहिए। और ये बंद तब होगा जब ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रक्रिया में आ जाएगा।
तो आने वाले समय में शायद सरकार की मंशा भी है, क्योंकि जब हम लोग डिप्टी सीएम साहब के साथ हमारी गोष्ठी हुई थी सभी प्रमुखों की, तो उन्होंने उसमें कहा था कि आने वाले समय में ये चुनाव जल्द ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। आप जिस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हैं, उस क्षेत्र को आलू का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वहाँ पानी की नहर की समस्या है, उसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, अभी सिंचाई विभाग के माध्यम से जितने भी हमारे जो बम्बा बने हुए हैं वो, और उनको पक्का करने का काम, उनको सफाई करने का काम लगातार किया जा रहा है। जितनी भी गूल ग्राम पंचायत स्तरों पर बनाई गई थी, वो कहीं दबी हुई हैं, कभी हट गई हैं, उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है प्रशासन के सहयोग से। तो पानी की जो समस्या है वो मुझे नहीं लगता कि अब इतनी है, परंतु फिर भी डार्क जोन होने के कारण हमारा जो ब्लॉक है वो बोरिंग नहीं कर पा रहा है। तो कई किसानों की ये शिकायत रहती है कि बोरिंग के लिए जो पहले व्यवस्था थी सरकार की वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें अनुदान मिलता था, तो इस वजह से बोरिंग नहीं हो पा रही है। तो आने वाले समय में डार्क जोन से हमारा ब्लॉक हट जाएगा, क्योंकि अमृत सरोवर का निर्माण होना ये बहुत बड़ा एक कारण रहा जिससे जल स्तर बढ़ा है हमारे ब्लॉक का भी। और आने वाले समय में ये हम लोग कराएंगे, ये पानी की व्यवस्था के लिए, बोरिंग के लिए। जैसे डार्क जोन से हटके सामान्य ब्लॉक में घोषित होगा तो निश्चित तौर पे जो किसान भाइयों को बोरवेल की भी सुविधा उपलब्ध होगी। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि अभी कृषि विभाग के माध्यम से सोलर पंप सेट का भी यहाँ वितरण हो रहा है। तो जिन किसान भाइयों को सोलर पंप अगर लगवानी है तो अनुदान मिल रहा है, उस पर 70% का है, तो वो मिल करके आप वो भी लगवा सकते हैं, तो पानी की किल्लत नहीं होगी। सरकार तमाम योजनाएं निकालती है किसान के लिए ताकि उनका मुनाफा हो सके, लेकिन इसकी जानकारी किसानों को बिल्कुल भी नहीं है। कैसे जागरूक करोगे किसानों को? देखिए, जागरूक करने के लिए सभी विभाग वैसे लगे हुए हैं, और कृषि विभाग के माध्यम से तमाम तरह की गोष्ठियाँ त्रैमासिक रूप से 3 महीने बाद हमारे ब्लॉक पे भी होती है और ग्राम पंचायत स्तर पे भी हो रही है। इसी तरीके से सोसाइटीज़ पर भी कई प्रकार की किसान गोष्ठियाँ की जा रही हैं उनको जागरूक करने के लिए, चाहे वो बीमा की बात हो, फसल बीमा की बात हो, और छिड़काव की बात हो। आजकल आप देख रहे होंगे ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है। तो ऐसी जितनी भी सुविधाएं हैं किसानों को दी जा रही हैं। परंतु आलू बेल्ट होने के वजह से हमारा खंदौली में, मैं उद्यान विभाग के लिए नाराज़गी व्यक्त करूंगा कि उद्यान विभाग के द्वारा अच्छी किसान गोष्ठियाँ नहीं की जा रही। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जब से मैंने कार्यकाल में आया हूँ, उद्यान विभाग की अभी तक एक भी किसान गोष्ठी आयोजित नहीं हुई है हमारे ब्लॉक स्तर पर, जो कि शर्मनाक है। तो और दूसरा, जो आलू का जो वितरण है, आलू बीज का, वो वितरण भी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अभी भी आप देखिएगा कि अभी 20 लाख रुपए वो घोटाला उद्यान विभाग का भी संज्ञान में आया था कि उन्होंने पैसा सरकारी उसको नहीं भरा है। तो उद्यान विभाग से तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा और उच्च अधिकारियों से भी कि जो आलू बीज का वितरण हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो। दूसरा, मांग के अनुसार उनको सप्लाई भी मिल जाए। तो ऐसा कुछ एक योजना यदि बन जाएगी तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को बहुत राहत मिलेगी। तो बेसिकली आप एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा वो कर रहे हो फोकस, ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन मेरे को ये सवाल पूछना है, आप अभी प्रेजेंट में ब्लॉक प्रमुख हो, आगे का क्या विचार है आपका टिकट वगैरह का? आगे का विचार ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने तो हमको एक ही शिक्षा दी है कि अभी क्लास फर्स्ट में हो तो क्लास फर्स्ट अच्छी होनी चाहिए, सेकंड अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो अभी क्लास फर्स्ट पे ही ध्यान है। अभी एज ए ब्लॉक प्रमुख काम करने का मौका मिला है तो इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा वो परिवार के साथ अपने, और परिवारीजन हैं, समाज के कुछ प्रबुद्ध जन हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, सभी के साथ चर्चा विचार विमर्श के बाद ही कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। मेरे को ना एक वो पहले पूछना भूल गई थी, जब आप 3rd क्लास में फेल हुए थे एंड आफ्टर 12th जब आप पढ़ने गए यूपीएससी के, जब आपने अपने पेरेंट्स को बोला तो आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था कि आप तुम तो 3rd में फेल हो गए, अब ये कैसे कर लोगे तुम? हाँ, रिस्पॉन्स ये था, मतलब जब मैं क्लास 3rd में जब फेल हुआ और 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, बिलो 60% था मैं, और 12th में भी 60% बिलो ही था। चूँकि मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, पर और ऐसे ही हर माँ को तो ये लगता है मेरा बेटा सोने का है बिल्कुल, और ये कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा करेगा। और पिताजी का हमेशा डांटना रहता था, हमेशा डांटते थे। परंतु आज उनकी डांट की वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ एज ए ब्लॉक प्रमुख, क्योंकि मैं कहता हूँ कि उस समय पर हमको अपने माँ बाप की बातों का ऐसा लगता है कि ये हमें डांट रहे हैं, या हमारा मजाक बना रहे हैं, हमें कहीं लेके नहीं जाते हैं।
पर आज समय मैं अपने सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप का आदर कीजिए। वो जो बात कह रहे हैं वो अनुभव के साथ कह रहे हैं, क्योंकि उस अवस्था में आपको नहीं समझ में आएगा कि वो उनका उद्देश्य क्या है। उस अवस्था में आपको ये लगेगा कि ये फालतू बने की बातें हैं, हमारे क्या होगा, हम सब कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। और जब फेल हुए तो माता पिता का पहला रिएक्शन ये था, पिताजी का 12th के बाद, कि अरे ये क्या करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। बट फिर नहीं, भी वही मैं पेरेंट्स गया। वही ये बोलते हैं कि आप मोटिवेट हुए यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो मोटिवेट होते हैं या तो कोई मूवी देख लेता है 12th फेल, या कोई फ्रेंड पढ़ रहा है उससे मोटिवेट हो जाते हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था एनवायरनमेंट में? एक्चुअली जब 12th की फेयरवेल थी, 12th की फेयरवेल में दोस्तों का रहता है, यार तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो ज़्यादा बहुमत यूपीएससी वाला था, तो हमने कहा हम बहुमत के साथ जाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम सीए करेंगे, क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से रहा हूँ, तो मेरा कभी कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा राजनीति में जाने का। तो कुछ ने कहा मैं सीए करूँगा, किसी ने कहा सीएस करूँगा, कुछ ने कहा कि यूपीएससी में जाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि जब कुछ करना ही है तो क्यों ना यूपीएससी कर लिया जाए। तो मजाक मजाक में यूपीएससी की तैयारी के लिए हम लोग गए, बट ऐसा कोई पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, तो ये थी प्रमुख जी की एजुकेशन सिस्टम से लेकर राजनीतिक में कैसे कदम रखा। वो कहते हैं ना, प्री प्लान करके चलो तो कुछ हो नहीं पाता है, तो बिकॉज डेस्टिनी वांट्स टू समथिंग न्यू। जैसा कि आपने देखा शर्मा जी की पूरी जर्नी, कहाँ वो मुखर्जी, रानी मुखर्जी 3 साल उसमें आईएएस के लिए पढ़ने गए थे, सडनली वो प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख जी बन गए। और आगे भी उनका टिकट का ऐसा कोई सीन है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हमारी जनता पूछती है, हमें तो पूछना टिकट पड़ेगा। का निर्णय संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं पे और संगठन के पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। यदि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ेंगे। और